तो सबसे पहले अगर मुझे डिफाइन करना है प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो जरूरी है कि पहले ये बात तो समझ में आ जाए कि हम प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। तो देखो, प्रोजेक्टाइल एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आजादाना तौर पे गिर रहा हो, किसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड में। और जब हम कहते हैं फॉलिंग फ्रीली, तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉलिंग है इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसे प्रोजेक्ट किया गया है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, और कुछ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, फॉर एग्जांपल उसको थीटा का नाम दिया है। तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। और फिर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है उसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक ऑब्जेक्ट जिसे इनिशियल वेलोसिटी v दी जाती है, तो वो कवर करता है अपना पाथ, एक सेमी पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है, जिसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं उस प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दरअसल ऐसी ही बॉडी की मोशन है जिसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी दी और बस, उसके बाद हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। और फिर जो उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर करा है वो किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो आप देखोगे वो कैसा डिस्टेंस कवर करेगी, वो कुछ इस किस्म का डिस्टेंस कवर करेगी, होते 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 एक टॉप पोजीशन आएगी, और उसके बाद वो बॉडी दोबारा नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो इस किस्म के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक लॉन्ग जंपर जब वो भाग रहा होता है तो वो अपने आप को एक इनिशियल वेलोसिटी देता है और फिर जंप करता है, तो वो भी एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसी तरीके से एक बैट्समैन है, उसने कोई शॉट खेला, तो जब वो शॉट खेलता है, बॉल को हिट करता है अपने बैट से, तो आप देखोगे जो बॉल की मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि अगर किसी शख्स ने, किसी प्लेयर ने फुटबॉल को किक करा, तो फुटबॉल का जो मोशन होगा वो भी इसी किस्म का होगा। और फिर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कैंगरू का जंप करना, किसी भी एनिमल का जंप करना, या बुलेट का फायर होना, ये सब एग्जांपल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए देखो हमें 3 अजम्पशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है, और तभी हम उनको स्टडी कर सकते हैं। क्या है वो अजम्पशंस? पहली चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी कांस्टेंट है ओवर द रेंज ऑफ मोशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो देखो, जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए पूरे जो रेंज ऑफ मोशन है, चाहे वो एक्स एक्सिस में मूव करने की वजह से चेंज हो या हाइट पर जाने की वजह से हो। देखो, यानी कि हम ज्यादा ऊंचा किसी बॉडी को इसमें थ्रो नहीं कर सकते, इतना कि वैल्यू ऑफ जी यहाँ की कुछ और हो और टॉप की वैल्यू कुछ और हो, ठीक है। तो हमने ये कंसिडर किया है कि जो वैल्यू ऑफ जी है, स्मॉल जी, वो कांस्टेंट है, ना तो एक्स एक्सिस की वजह से ना तो वाई एक्सिस की वजह से उसमें कुछ डिफरेंस आता है। इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट है, और वो है इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं जो एयर रेजिस्टेंस है, वरना क्या होता, एयर के ज्यादा होने की वजह से बॉडी वापस जा सकती है, या थोड़ा सा उसका जो रास्ता है वो छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मोशन की डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड है या विंड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो आप देखोगे वो थोड़ा एलोंगेटेड हो जाएगा, थोड़ा खिंच जाएगा रास्ता। तो सबसे पहली बात ये कि अगर स्टडी करना है तो हमें इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस को करना पड़ेगा निग्लेक्ट। और तीसरी एक अजम्पशन है जो कि ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट नहीं करेगी उसके मोशन को। हालांकि थोड़ा बहुत तो कर सकती है अगर वो मोशन बहुत लंबा हो, लेकिन बस आपने ये बात याद रखनी है कि एक्चुअली ये सारी अजम्पशन इसी वजह से की जा रही है कि हम लोग बहुत ज्यादा लंबे मोशन को स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा रेंज ऑफ मोशन होगी तो रोटेशन ऑफ अर्थ डज अफेक्ट करेगी, लेकिन हमने यहाँ पे कहा है कि वो अफेक्ट नहीं कर रही है। तो हमारी 3 अजम्पशन है, वैल्यू ऑफ जी का कांस्टेंट रहना, एयर रेजिस्टेंस का बहुत कम होना, नेग्लिजिबल होना, और फिर रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट ना करना, ठीक है। तो देखते हैं बेसिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन की, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्या चीज और किसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात, जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी को फेंका जाता है वो है वी नॉट, जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, या एंगल या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिससे हमने उसको लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट करा है, और हम उसे शो करेंगे वी नॉट से। अच्छा, क्योंकि वी नॉट एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है, फॉर एग्जांपल थीटा एंगल बन रहा है, तो याद रखो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा उसका एक्स कंपोनेंट और दूसरा होगा उसका वाई कंपोनेंट। अच्छा, हमें ये बात मालूम है कि सिर्फ जो फोर्स अप्लाई हो रही है ना इस पूरे रास्ते के अंदर, जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड। तो जिस वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होगा वो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर वाई कंपोनेंट ज्यादा है
तो ऊपर जाते जाते y कंपोनेंट कम होता रहेगा, यहाँ पे y कंपोनेंट कम हो जाएगा, यहाँ पे y कंपोनेंट बहुत ही कम हो जाएगा, और ये वो पॉइंट है जिसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। यहाँ पर जो v नॉट y होगा, यानी कि उसकी जो y कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा 0 के। टॉप पोजीशन पे जब भी कोई बॉडी पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी y कंपोनेंट वाली, और फिर नीचे आते आते क्या होगा, जो वेलोसिटी है y एक्सिस की वो बढ़ती रहेगी, यहाँ पे और इंक्रीज हुई, और जब ज्यादा नीचे आ जाएगा तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ जी की वजह से, यानी कि अट्रैक्शन की वजह से ऊपर जाते जाते y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता है और नीचे आते आते बढ़ता रहता है। बट क्योंकि x एक्सिस में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो x कंपोनेंट जो है वो लगातार कांस्टेंट रहेगा। अगर उसकी इतनी लेंथ है या उसके इतना मैग्नीट्यूड है, तो हमेशा जो मैग्नीट्यूड है वो उसी डायरेक्शन में भी रहेगा जो वेलोसिटी है, और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है और y कंपोनेंट ऊपर जाते जाते पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। ये बात जहन में रखनी है। और ये तो पता है ना, vx बराबर होता है v नॉट कॉस थीटा और vy बराबर होगा v नॉट साइन थीटा। अच्छा, थीटा बता चुके हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है जिस भी एंगल से फेंका जाए, ज्यादा एंगल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अच्छा जी, वो टाइम जो बॉडी को यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है, उस टाइम को हम कैपिटल टी से शो करेंगे, और ये टाइम कहलाता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इंतहाई बुलंदी तक पहुंचने में जो वक्त लगाओ। इसी टाइम को अगर मैं कर दूं ट्वाइस, यानी कि यहां तक का जो टाइम है, इस टाइम को हम शो करेंगे टी डैश से। ये टी डैश कहलाएगा और इसका नाम होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मुराद हो गई कि ये जो रास्ता है, यहाँ पे पूरी जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ट्वाइस होगा। वैसे तो ये बात कंफर्म है कि अगर टी डैश और टी का रिलेशन बनाए तो याद रखो ये जो टी डैश है वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ टी के। उसके बाद एच मैक्स, एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट जो कि कोई भी प्रोजेक्टाइल गेन कर सकता है, और याद रखो ये वो वाला हाइट होगी, वो वाला डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस में जहां पर वाई कंपोनेंट बराबर हो जाएगा 0 के, तो उसको हम कहेंगे एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट। और फाइनली जो डिस्टेंस कवर करती है प्रोजेक्टाइल या जो भी बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर करती है उसे हॉरिजॉन्टल रेंज या सिर्फ रेंज भी कहा जाता है। तो अब न्यूमेरिकल में बात का ख्याल रखना है कि जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा रेंज, तो इसका मतलब वो एक्स एक्स का डिस्टेंस है, मैक्सिमम हाइट यानी कि वहां पर वाई कंपोनेंट 0 होगा, टी डैश यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि ट्वाइस ऑफ टी के बराबर होता है, टी होता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट यानी कि जहां पर जाकर वाई कंपोनेंट 0 के बराबर हो जाए, और इसी तरीके से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वी नॉट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले जो हमें ड्राइव करना है वो है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। और याद रखो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या था। अगर मिसाल के तौर पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है बराबर है वी नॉट के, और उसे एंगल हमने बनाया है थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो फिर वो एक डिस्टेंस कवर करेगा और एक खास टाइम के बाद वो इंतहाई बुलंदी तक पहुंचेगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा यहाँ तक। तो ये बात याद रखनी है कि जो टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लगता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जिसे हम टी से शो करते हैं। और ये वो पॉइंट होता है मैक्सिमम हाइट वाला जहां पर जो y एक्सिस की वेलोसिटी है उस प्रोजेक्टाइल की वो बराबर हो जाती है 0, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये बात कवर की थी कि y कंपोनेंट की वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम होती रहती है, फिर नीचे आते आते बढ़ती रहती है। तो हम इस्तेमाल करेंगे, और याद रखो एक टेक्निक में बता रहा हूँ कि हम जितनी भी डेरिवेशंस करेंगे, पहली डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी डेरिवेशन सेकंड इक्वेशन, तीसरी थर्ड, और इसी तरीके से तो हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं पहली डेरिवेशन है हमारी, तो हम इसको यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी, जबकि इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अब बात हो रही है यहाँ पे वाई एक्सिस की, तो फाइनल वेलोसिटी भी वाई एक्सिस की लिखी जाएगी वी नॉट वाई, और ये बराबर होगा वी नॉट साइन थीटा के जो इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी भी फिर वाई एक्सिस की लिखी जाएगी वी वाई, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया किसकी बराबर होगी 0 के। टाइम लिखा जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने वाला टाइम, तो उसको हमने नाम दिया है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कैपिटल टी। और क्योंकि बात हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, तो वैल्यू ऑफ जी माइनस में ली जाएगी, जो एक्सेलरेशन है वो -9.8 या -g के बराबर होगा। इन सारी वैल्यूज को अगर रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो वी एफ की जगह पे फॉर एग्जाम्पल पहले हम लिख सकते हैं वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा वी नॉट वाई,
और बाकी माइनस जी टी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जी टी, और वी नॉट वाई की अपनी वैल्यू जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट साइन थीटा, और वी नॉट वाई टॉप पोजीशन पे पहुंच के वाई एक्सिस की वेलोसिटी हो जाती है 0, तो यहाँ पे आ गया 0, माइनस का जी टी दूसरी तरफ भेजा तो ये हो गया प्लस का जी टी, और इस तरफ आ गया वी नॉट साइन थीटा, और क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए तो जी जो है वो जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का, और वो है वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। ये है फॉर्मूला फॉर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। फिर देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, तो वो पूरा जो रेंज ऑफ मोशन है उसमें कितना टाइम ले रहा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक जाने वाला जो टाइम होगा जिसे हम शो करते हैं टी डैश से। ठीक है, तो कोई भी हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, लेट से हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है वी नॉट, और एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है थीटा। तो डेरिवेशन में जो कंसिडरेशन है वो सारी वैसी की वैसी ही है जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। सेकेंड डेरिवेशन है तो उसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेट से ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। बात हो रही है y एक्सिस की, तो डिस्टेंस भी कौन से एक्सिस का होगा, y एक्सिस का। अच्छा, जो कि बराबर होगा 0 के। देखो पहले फॉर एग्जांपल बॉडी मैक्सिमम हाइट तक गई, ठीक है, और उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, लेट से उसने डिस्टेंस कवर करा 12 मीटर्स का फॉर एग्जांपल। फिर वही बॉडी y एक्सिस में नीचे की तरफ आ रही है और बिल्कुल उसी पॉइंट पे पहुंच रही है जहां से उसको थ्रो किया गया था, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी 12 होगा। ऊपर जाते हुए अगर प्लस का 12 है मीटर, तो नीचे आते हुए माइनस का 12 मीटर हो जाएगा, यानी कि y एक्सिस का अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे इस केस में तो वो बराबर होगा 0 के। x में तो उसने डिस्टेंस कवर किया ही किया, लेकिन y में पहले ऊपर फिर वापस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस में डिस्प्लेस हुई नहीं, जमीन से फेंका था और जमीन पर ही पहुंच गई, तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वो भी y एक्सिस वाली होगी, v नॉट साइन थीटा। टाइम को हमने नाम दिया है t डैश, और एक्सेलरेशन बराबर है माइनस के g के। सारी वैल्यूज रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो डिस्टेंस होगा y एक्सिस वाला, वेलोसिटी भी y एक्सिस वाली, टाइम को t डैश बोला है, g और a की जगह पर आ गया माइनस का g, प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी डैश टी डैश स्क्वायर, और वी नॉट वाई की जगह पर आ गया वी नॉट साइन थीटा, और यहाँ पे 0 क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 था। माइनस की जो पूरी वैल्यू है ये इस तरफ आके हो जाएगी प्लस, और फिर एक टी डैश से एक टी डैश हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 1/2 जी टी डैश इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। क्योंकि वैल्यू टी डैश की चाहिए तो जी दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, और ये जो 2 लिखा हुआ है डिवीजन में वो इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो टी डैश बराबर आएगा 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। और अगर आप हमारे पिछले वाले डेरिवेशन को देखो, इसका आंसर था वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, और अब जो आंसर आया है वो उसका ट्वाइस आया है। तो ये बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि जो टी डैश है वो हमेशा बराबर होता है ट्वाइस ऑफ टी के, मतलब जितना टाइम लगता है बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसका डबल होता है टोटल टाइम। थर्ड डेरिवेशन है तो वो होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी 2s बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, लेट से इक्वेशन नंबर 3। जबकि डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं एच मैक्स, कैसे हम बात कर रहे हैं फिलहाल मैक्सिमम हाइट तक जाने की, तो y एक्सिस के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने नाम दिया है एच मैक्स का। ठीक है, एच मैक्स कह लो, तो हमने इधर एच मैक्स का नाम दिया है, तो जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस वाला एच मैक्स, इनिशियल वेलोसिटी भी y एक्सिस वाली v नॉट y जो कि बराबर है v नॉट साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच के y एक्सिस की वेलोसिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं, वो बराबर होती है 0 के। इनिशियली तो वो v नॉट y के ही बराबर है, ठीक है, और एक्सेलरेशन माइनस का g। तो इन तमाम वैल्यूज को अगर मैं रख दूं इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि जो इक्वेशन थी हमारी, a की जगह पर आ गया माइनस का g, डिस्टेंस जो कवर हुआ वो हो गया h मैक्स y एक्सिस वाला, फाइनल वेलोसिटी बराबर है 0 के, तो 0 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट y का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर खत्म हो गया, v नॉट y बराबर है v नॉट साइन थीटा और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2g h मैक्स। सबसे पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर अगर रीअरेंज करेंगे तो एच मैक्स की वैल्यू चाहिए 2g, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, वी नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ओवर 2g। इससे हमें पता लग सकता है मैक्सिमम हाइट के बारे में। तो उसके बाद देखते हैं रेंज को कि रेंज क्या है, या उसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी कह सकते हैं। एक्चुअली रेंज से मुराद है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि ट्रैवल करता है कोई प्रोजेक्टाइल, उसे कहा जाता है रेंज। मतलब कि अगर हम थ्रो करें किसी भी प्रोजेक्टाइल को तो यकीनन वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है इस खास पाथ में, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वही कहलाती है हमारी रेंज, या उसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो याद रखो, अब हम सॉल्व करने वाले हैं, काम करने वाले हैं एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस के लिए हमें एक ही फार्मूला है, वो अवेलेबल है, क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो इक्वेशन भी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली होगी। s इज इक्वल टू वी टी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो s क्या है? s एक्चुअली डिस्टेंस है, कौन सा एक्सिस का? एक्स एक्सिस का, जिसे हमने नाम दिया है r यानी कि रेंज। क्योंकि डिस्टेंस एक्स एक्सिस का है तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस वाली ही इस्तेमाल होगी, v नॉट एक्स और v नॉट कॉस थीटा। और ये जो टाइम है, ये टाइम है पूरा जो कंप्लीट होगा ना फ्लाइट में, टोटल जितना टाइम लगा, जिसे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, वो है टी डैश, जिसकी वैल्यू में पता है 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी होती है। ये सारी वैल्यूज रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो सबसे पहले s की जगह पर आया r, वेलोसिटी की जगह पे v नॉट एक्स और टाइम आ गया, और टी डैश हो या t हो, ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। v नॉट एक्स की वैल्यू v नॉट कॉस थीटा और t बराबर है, मैंने बताया था 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो रीअरेंज करने के बाद ये हो गया v नॉट स्क्वायर 2 कॉस थीटा, तो रीअरेंज करने के बाद ये हो गया r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। और अब हम इस्तेमाल करेंगे ये डबल एंगल फॉर्मूला, जो कि होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो इस पूरी वैल्यू की जगह 2 कॉस थीटा साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिर मैक्सिमम रेंज, देखो मैक्सिमम रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल की डिपेंड करती है। देखो रेंज किस फैक्टर पे डिपेंड करी, एक तो हो गया वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, और एक हो गया जी। तो एक्चुअली डिपेंड किस पर कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है इस एंगल पर, और एंगल का मतलब इस 2 थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है बराबर 1 के। हम एंगल पता करने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम हो सके साइन की वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी v नॉट एंड फॉर पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होती है स्मॉल g। तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और 1 का अगर साइन इनवर्स फाइंड किया जाए तो वो आता है 90 डिग्रीज, और 90 डिग्रीज फिर डिवाइड बाय 2 कराएंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 45। तो इसका मतलब अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए 45 डिग्री पर, तो वो सबसे ज़्यादा दूर जा सकता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, ठीक है। यानी कि अगर हम थ्रो करते हैं फॉर एग्जांपल 45 डिग्री पर, और लेट से वो ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर मैं एंगल इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखूंगा तो क्या होगा? तो अगर वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस इसके लिहाज से कुछ कम होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर एंगल कम रखूंगा तो भी वो डिस्टेंस कुछ कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने डिग्री पर होगा? तो याद रखो मैक्सिमम होगा 45 डिग्रीज पर। आखिरी डेरिवेशन है प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, और ट्रेजेक्ट्री उस रास्ते को कहते हैं जिसको कोई भी प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। अगर हमने उसको थ्रो करा तो वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, कुछ इस किस्म का। अगर फॉर एग्जांपल पाथ फॉलो कर रहा है तो यही जो पाथ उसने फॉलो करा है, इसी को हम कहते हैं उस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट पता कर लें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन की, तो पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं, जो प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट है। एक्स एक्सिस के लिए मैंने बताया क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो एस बराबर आ जाएगा वी टी के। बात हो रही है एक्स एक्सिस की, तो ये आ जाएगा टी और वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टी, और एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी बराबर होती है वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी आ गया। अच्छा, टी की वैल्यू फाइंड कर ली तो टी बराबर आ गया एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स को सपोज करके टी की वैल्यू को पता कर लिया। हम वाहिद ऐसी इक्वेशन पता करने वाले हैं ट्रेजेक्ट्री जिसमें एक्स और वाई दोनों मौजूद होने चाहिए। तो एक्स को हमने इन्वॉल्व कर लिया टी में, और टी का फॉर्मूला आ गया एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। अब बारी है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई की। तो वाई के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर है वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर।
ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ y एक्सिस का तो वेलोसिटी भी आएगी y एक्सिस की, एक्सेलरेशन भी आएगा y एक्सिस का। तो ये आ गया v नॉट y होगा v नॉट साइन थीटा के बराबर। अच्छा, t की जगह पर मैं वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो इससे पहले हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। t बराबर था x अपॉन v नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर भी t का स्क्वायर लिखा है, तो उन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर करा, x का स्क्वायर, v नॉट का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। रीअरेंज करो तो x अलग हो गया, यहाँ पर v नॉट से v नॉट हो गया कैंसिल, तो x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। और यहाँ पर तो बस हमने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया v नॉट के साथ और g आ गया x स्क्वायर के साथ। तो y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इसका फ़ायदा क्या है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर एंगल से पता है कि प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, एंगल की वैल्यू पता है और हमें वैल्यू पता है v नॉट की, तो v नॉट और एंगल की वैल्यू से ये तो हमें पता ही, और g की वैल्यू तो पता होती है। फिर अगर मैं पता करूं किसी भी पर्टिकुलर x की वैल्यू, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उतने डिस्टेंस में उसने y एक्सिस में कितनी हाइट या कितना डिस्टेंस कवर किया होगा y एक्सिस में। ठीक है, यानी कि हम वैल्यू पुट करेंगे, एंगल पता होगा हमें जिसे थ्रो करा है, v नॉट पता होगा, g पता होगा, सिर्फ x की वैल्यू पुट करने से हमें उस पर्टिकुलर x एक्सिस के डिस्टेंस पे y एक्सिस की हाइट पता लग जाएगी। और फिर हम प्लॉट कर सकते हैं कि भाई वो कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, इतने डिस्टेंस में कितना हुआ, इतने में कितना हुआ, और इस तरीके से हम पूरा डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल।